गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। तो लास्ट टाइम पे बेटा अपन ने लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये जो टैक्सन थे इनके बारे में अपन ने पढ़ा। इसके बाद में कुछ एक होमवर्क भी दिया था मैंने आपको, कर लिया होगा। तो आज अपन फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर एक दो टॉपिक रह रहे हैं। वर्गी की सहायता साधन भी अपन ने किए थे, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था बॉटनिकल गार्डन, और इसके अलावा अपन ने, ध्यान देना, बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम, ये अपन ने पढ़े थे। आज अपन करते हैं थर्ड, म्यूजियम। तो ध्यान देना बेटा कि म्यूजियम क्या होते हैं उसके बारे में। म्यूजियम या जिसको कहेंगे संग्रहालय। अब ये ध्यान देना, वनस्पति संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थान जैसे विद्यालय, कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। क्या मतलब हो गया? ये जो म्यूजियम वगैरह है, ये जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज है, उनके अंदर स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों, प्राणियों के नमूने होते हैं, और इनके अंदर म्यूजियम के अंदर स्टोर रखने के लिए पेड़ पौधों के हैं, प्राणियों के सैंपल रखे जाते हैं, और साथ ही साथ उनको कहने का मतलब एक विशेष प्रकार के गोल के अंदर रखा जाता है, जिसका नाम होता है फॉर्मेलिन। समझ रहे हो? फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। या आप जब बेटा जैसे 11th के अंदर है ना, प्रैक्टिकल के अंदर करवाएंगे, आपको बताएंगे, तो उसके अंदर जैसे अपनी लैब के अंदर भी है, तो जिसके अंदर कहने का मतलब इस तरीके से ये प्लास्टिक के जो पात्र होते हैं, उसके अंदर एक स्ट्रिप होती है, यहाँ पर जीवों को मतलब सुरक्षित रखा जाता है, और इनको फॉर्मेलिन के गोल में भर करके रखते हैं। और ये फॉर्मेलिन जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है, और मतलब उसके अंदर ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इस तरीके से जैसे स्पेसिमेन होते हैं जीव जंतुओं के, यहाँ पर प्लास्टिक की स्ट्रिप होती है, ये पूरे प्लास्टिक के ही होते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, और यहाँ पर मतलब जीवों को रखा जाता है बांध करके, और यहाँ पर उनकी होती है उनकी डिटेल, भाई जैसे कोई भी जीव जंतु है उसकी। तो ये मतलब जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उनके अंदर रखे जाते हैं। नमूने परिरक्षित गोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। बॉटनिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल institutes such as school and college. Museum have collection of preserved plant and animal specimen for study and reference. और ये जो है रेफरेंस के लिए, उनके अध्ययन के लिए इनको रखा जाता है। Specimens are preserved in कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। कहने का मतलब परिरक्षित गोल के अंदर इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, उस वातावरण के अंदर ये खराब नहीं होते। सॉल्यूशन पूछे तो याद रखना क्या नाम है? फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। इसके बाद में आता है प्राणी उपवन, चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। इनके अंदर ध्यान देना बेटा, इन उपवनों में अधिकांश वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। मतलब जो वन्य जीव जंतु होते हैं, इनके अंदर तो बेटा ध्यान रखना, ये जीव जंतु जो है मरे हुए होते हैं, या फिर इनको क्लोरोफॉर्म के द्वारा बेहोश किया जाता है। और इनके अंदर क्या होता है कि अधिकांश जो जीव जंतु रखे जाते हैं वो मतलब जूलॉजिकल पार्क वगैरह आपने भी देखे होंगे, तो उसमें जीवित प्राणियों को रखा जाता है। इसके बाद देखें, इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति और व्यवहार को सीखने का अवसर मिलता है। इनसे क्या होता है कि वो जीव जंतु किस प्रकार का भोजन करता है, कैसा उसका आवास है, समझ रहे हो, उनके बारे में भी अपन को जानकारी मिलती है।
These are the places where wild animal are kept in protected environment, जहाँ पर जो वन्य जीव जंतु होते हैं सुरक्षित वातावरण के अंदर रखे जाते हैं अंडर ह्यूमन केयर। मतलब वहाँ पर देखो बेटा जूलॉजिकल पार्क वगैरह होते हैं, वहाँ पर शिकार करना तो मना होता ही है, हाँ मतलब देखने के लिए लोग बाग आते हैं और मतलब सुरक्षा के लिए जीव जंतुओं को पिंजरों के अंदर है रखा जाता है प्राकृतिक वातावरण के अंदर। ओके, which enable us to learn about their food habit and behavior। और जो क्या करते हैं कि एक विशेष वातावरण के अंदर रखते हैं ना, तो वो उनसे मतलब उनका आवास का, भोजन का, उनके व्यवहार का भी पता चलता है। All animal in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। ओके, इसके बाद में लास्ट पॉइंट रहता है बेटा फर्स्ट चैप्टर का की, कुंजी या चाबी। अब ये भी जो है वर्गीकरण के अंदर हेल्प करती है, मतलब जिसके अंदर समानताओं और असमानताओं के आधार पर, कुंजी का मतलब एक विशेष प्रकार की बुक होती है, उसके अंदर कोई भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, अगर कोई मिला है तो उसके जो लक्षणों के आधार पर मतलब अपन उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। Key is another taxonomical aid used for identification of plants and animal based on the similarities and dissimilarities। मतलब समानताओं असमानताओं के आधार पर पेड़ पौधों का और जो जीव जंतुओं की पहचान के आधार पर मतलब जो वर्गीकरण किया जाता है वो मतलब कुंजी भी उसके अंदर हेल्प करती है। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों को प्राय जोड़ों, युग्मों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। मतलब समानताओं और असमानताओं के आधार पर पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है, क्योंकि जीव जंतु जैसे मान लीजिए एक जीव जंतु की बात करूं, जैसे किसी के अंदर मतलब बाह्य कान है नहीं, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कान के भी 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर, है ना। तो इंटरनल ईयर, तो कहने का मतलब ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिससे बाह्य कान अनुपस्थित होते हैं, ऐसे जीव जंतु जिसमें बाह्य कान प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए खूब सारे जीव जंतु मिले तो उनकी समानता असमानता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। समझ रहे हो। पेड़ पौधों की बात करें तो उनके अंदर समानांतर शिरा विन्यास है, जालिकापथ शिरा विन्यास, ऐसे कई प्रकार के हजारों लक्षण होते हैं। उनके आधार पर इन जीव जंतुओं की समानता असमानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। Separate taxonomic key are required for each taxonomic category such as family, genus, species for identification purpose। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग के संवर्ग जैसे कुल, वंश, जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जैसे वर्गीकरण के अंदर अपन ने पढ़ा था ना, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, तो हर एक के लिए कहने का मतलब एक अलग अलग कुंजी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से बेटा ये अपना फर्स्ट चैप्टर था जो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो देखें, हाँ इसके बाद में जैसे ये मेन 5 वर्गी के सहायता साधन थे, इसके अलावा कुछ एक टेक्निकल टर्म भी आती है, वो भी कुछ एक हेल्प करती है, जैसे फ्लोरा है। फ्लोरा ध्यान रखना बेटा, एक विशेष स्थान पर विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो फ्लोरा है। अगर फोना की बात करें तो विशेष क्षेत्र में जो जीव जंतु देखने को मिलते हैं वो फोना है। फिर नियम पुस्तिका, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये क्या होते हैं, कभी कभार 1 वर्ड 1 नंबर के सवाल पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। Flora contain the actual account of habitat and description of plant of a given area. These provided the index to the plant species found in a particular area। कहने का मतलब एक विशेष क्षेत्र के अंदर जो पेड़ पौधों की प्रजातियां देखने को मिलती है वो फ्लोरा है। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों एवं उनके वास स्थान के विषय में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीसीज की विषय सूची देते हैं। विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधे मिलते हैं उनकी जानकारी जो है फ्लोरा के माध्यम से दी जाती है। तो फ्लोरा क्या हो गया, विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधों की स्पीसीज देखने को मिलती है वो है फ्लोरा।
इसके बाद में नियम पुस्तिका या मैनुअल, ये याद रखना बेटा, वन वर्ड या जो डिफाइन द टर्म उसके अंदर इस प्रकार के सवाल मिल सकते हैं। नियम पुस्तिका या मैनुअल जिसे इंग्लिश में कहेंगे। नियम पुस्तिका क्या होती है? नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। उस विशेष क्षेत्र में जो स्पीसीज देखने को मिलती है उनकी जानकारी या उनको पहचानने में सहायता मिलती है, ये है नियम पुस्तिका। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। कहने का मतलब एक विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधे या जो जीव जंतु है उनकी जो स्पीसीज है उनके आइडेंटिफिकेशन के अंदर मतलब जो है इन मैनुअल का मतलब मैनुअल होता है और इसके अंदर मतलब जो भी स्पीसीज पहचानी गई है उनके पहचान में मतलब सहायता मिलती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में। मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज के नामकरण के अंदर जो पहचान से संबंधित होती है उसमें सहायता मिलती है। इसके बाद आता है मोनोग्राफ। इसमें किसी एक टैक्सन की पूरी जानकारी होती है। जैसे एक खूब सारे अपन ने टैक्सन पढ़े थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर टैक्सन के बारे में जो पूरी जानकारी होती है वो मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन। इसके अंदर विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज की पहचान में, इसके अंदर पर्टिकुलर क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो फ्लोरा हो गया, और स्पीसीज को पहचानने में सहायता करता है वो नियम पुस्तिका है। पर्टिकुलर टैक्सन की जानकारी वो होता है मोनोग्राफ। तो इस तरीके से बेटा ये फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करता हूँ, वापस पढ़ना आप इसको। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप डाउट क्लास के अंदर लेके आ सकते हैं। ओके, पिछले वाले वीडियो देखना। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। दूसरा चैप्टर रहेगा अपना। फर्स्ट में अपन ने पढ़ा सजीव निर्जीव के अंदर अंतर और साथ ही साथ उनके विभिन्न प्रकार के जो वर्गक थे वो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीवों का वर्गीकरण। कहने का मतलब जीव जंतुओं को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया। जैसे कि मैंने बताया था कि पृथ्वी के ऊपर 1.7 मिलियन से लगा करके 1.8 मिलियन तक पेड़ पौधे जीव जंतुओं की संख्या है। हर एक का अगर पर्टिकुलर अगर अध्ययन करने की बात करें तो अपना जीवन कब निकल जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1.7 मिलियन 8 मिलियन कम नहीं होते, समझ रहे हो। जबकि मनुष्य की उम्र 100 साल होती है, तो अपना जीवन कब पैदा हुए, कब युवा हुए, कब वृद्ध हुए पता ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब वैज्ञानिकों ने देखा कि क्यों न उनको उनके लक्षणों के आधार पर जीव जंतुओं को क्लासीफाई करें, उनको वर्गीकृत करें, ताकि उन जीवों को पहचानना, नामकरण करना आसान हो सके। सबसे पहले जीव जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित ये अरस्तु से पहले भी क्या था कि पहले जीव जंतुओं का वर्गीकरण उनके फूड, भोजन के आधार पर, उनके शेल्टर माना आवास के आधार पर, समझ रहे हो, और उनके मतलब कपड़े हैं उनके आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक मापदंड नहीं थे। उसके बाद में सबसे पहले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अरस्तु, समझ रहे हो, ARISTOTLE, अरस्तु। और अरस्तु को आपको ध्यान ही है जिनको फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब उन्होंने, अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किया था। वाज द अर्लीस्ट to attempt a more scientific basis for classification, he used simple morphological character to classify plants into trees, shrubs and herbs। उन्होंने मतलब वैज्ञानिक मानदंडों का सर्वप्रथम उपयोग करके पेड़ पौधों को 3 भागों के अंदर बांटा था, ट्री, श्रब एंड हर्ब, वृक्ष, झाड़ी एवं शाक। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स, साथ ही साथ जीव जंतुओं को भी उन्होंने लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों के अंदर बांटा था। ध्यान रखना बेटा, एक तो था एनीमा, ANAIMA, एनीमा, और एक था इनेमा, समझ रहे हो।
एनेइमा और इनेइमा। ए माने एब्सेंट, मतलब जिनके अंदर, इधर ध्यान देना बेटा, दो ग्रुप के अंदर बांटा था। एक तो था एनेइमा, एक था इनेइमा। किसने? अरस्तु ने, रेड ब्लड की उपस्थिति के आधार पर। समझ लो, अब ए का मतलब हो गया एब्सेंट, क्या? जिसके अंदर रेड ब्लड है या लाल रक्त कणिका एब्सेंट होती है उनको तो रखा एनेइमा में, और जिनके अंदर प्रेजेंट होती है उनको रखा इनेइमा में। तो एनेइमा के अंदर ध्यान रखना बेटा, अधिकांश इन्होंने जो नॉन कॉर्डेट थे, अकशेरुकी, उनको रखा गया, नॉन कॉर्डेट अकशेरुकियों को। और जो इनेइमा है, जिनके अंदर रेड ब्लड कार्पुसल्स प्रेजेंट होती है, लाल रक्त उपस्थित होता है, उनको रखा इनेइमा के अंदर। और इनेइमा के अंदर जनरली आएंगे कॉर्डेट, जो कशेरुकी होते हैं। समझ रहे हो, मतलब जिनके अंदर ब्लड है, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है। और इनको भी, कॉर्डेट को भी आगे चल करके दो भागों के अंदर बांटा था। एक तो था विविपेरस, एक था ओविपेरस। विविपेरस एक था, विविपेरस का मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं, और ओविपेरस जो मतलब अंडे देते हैं। समझ रहे हो, तो कहने का मतलब ये सबसे पहले अरस्तु ने लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया था दो भागों के अंदर, एनेइमा और इनेइमा। ए माने एब्सेंट, जिनके अंदर लाल रक्त एब्सेंट होता है, लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, उनको रखा नॉन कॉर्डेट। जैसे बिच्छू वगैरह नहीं होते, बिच्छू को मारा होगा, बिच्छू के अंदर ब्लड थोड़ी होता है, नहीं होता है ना, तो फिर इस तरीके से। और इनेइमा के अंदर रखा कशेरुकियों के अंदर, मनुष्य वगैरह सब इसके अंदर आते हैं, विविपेरस के अंदर। समझ रहे हो, तो उनको रखा कशेरुकी के अंदर। ओके, इसके बाद देखिए, हाँ, अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किया। उन्होंने पादपों को सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी, शाक में तथा प्राणियों को लाल रक्त की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया। इस तरीके से मतलब उन्होंने लाल रक्त की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर और पेड़ पौधों को उनके लक्षणों के आधार पर वृक्ष, शाक, झाड़ी के अंदर बांटा। अब देखो, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान देना बेटा, हाँ, वर्गीकरण का जो अगला सिस्टम था, अब मतलब इन्होंने जो वर्गीकरण किया वैज्ञानिक मापदंडों का, सर्वप्रथम अरस्तु थे, उसके बाद आए वैज्ञानिक स्वीडन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। कौन थे? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इन्होंने द्विजगत पद्धति दी। समझ रहे हो, टू किंगडम सिस्टम। और इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी सजीव है, समझ रहे हो, उनको दो जगत के अंदर बांटा। फर्स्ट बनाया प्लांटी और सेकंड बनाया एनिमेलिया। कहने का मतलब समस्त पादपों को तो रखा था प्लांटी में, और जीव जंतुओं को रखा एनिमेलिया किंगडम के अंदर। इसके बाद में दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ये सिस्टम पद्धति दी गई थी, लेकिन इनके अंदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इस पद्धति में इसका जिक्र नहीं किया गया। समझ रहे हो, मतलब प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, एक कोशिक है या बहुकोशिक है, प्रकाश संश्लेषी है या अप्रकाश संश्लेषी है, कहने का मतलब उनके बारे में इस पद्धति के अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। ध्यान देना बेटा, यह पद्धति यूकैरियोटी और प्रोकैरियोटी, एक कोशिक एवं बहुकोशिक, प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। कहने का मतलब इस पद्धति के अनुसार इसके अंदर मतलब विभेद करना संभव नहीं था। इस पद्धति लिख लो। ओके, इसके बाद आता है थ्री किंगडम सिस्टम। क्या मतलब हो गया? त्रिजगत पद्धति। त्रिजगत पद्धति को देने वाले वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने मतलब इससे थोड़ी ये एडवांस है, इसके अंदर मतलब इन्होंने जैसे कैरोलस लिनियस ने तो दो बताए थे, पादप जगत और जंतु जगत। इन्होंने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कुछ एक जीव ऐसे देखे जिनके लक्षण जो थे पादपों में भी नहीं थे और जीव जंतुओं में भी नहीं थे, तो उससे उन्होंने एक नया वर्ग बनाया, नया जगत बनाया, जिसका नाम रखा
प्रोटिस्टा, दूसरा हो गया पादप और तीसरा हो गया जंतु। ये देने वाले कौन से? 3 किंगडम सिस्टम याद रखना बेटा, अर्नेस्ट हैकल 1866 उन्होंने दिया। इसके बाद में 4 किंगडम सिस्टम, चतुर्जगत प्रणाली, चतुर्जगत प्रणाली या पद्धति, चतुर्जगत पद्धति। इसके बाद में मतलब और भी मतलब समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहे, नए नए जीव ऐड होते रहे और साथ ही साथ इनके अंदर मतलब और जानकारी मिलनी शुरू हो गई। तो 3 जगत पद्धति के बाद में आई चतुर्जगत पद्धति, 4 जगत पद्धति, और जिसको देने वाले थे H.F. कोपलैंड 1938। और इन्होंने 4 जगत कौन से बनाए बेटा? 3 तो थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। चौथा बनाया जिसका नाम था मोनेरा। समझ रहे हो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप एवं जंतु। ओके, ये थे चतुर्जगत प्रणाली। इसके बाद में चतुर्जगत प्रणाली के अंदर भी जैसे मतलब क्या हो गया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु, ये 4 हो गए, H.F. कोपलैंड के द्वारा दिया गया। इसके बाद में और परिवर्तन देखने को मिले, ज्यों ज्यों जीवों की संख्या बढ़ी त्यों त्यों उनके अंदर और भी उनको वर्गीकरण करना, उनके लक्षणों को जानना और आसान हो गया और नए नए लक्षण मिलते रहे। कहने का मतलब मोनेरा के अंदर जीवाणुओं को रखा, प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवों को रखा और पादप जगत के अंतर्गत उन्होंने देखा कि पादप ऐसे भी है मतलब जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, समझ रहे हो, और ऐसे पादप भी है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो उनके आधार पर मतलब पहले तो H.F. कोपलैंड ने तो इनको प्रकाश संश्लेषण करने वाले और नहीं करने वाले दोनों को साथ में रखा, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम जो दिया गया वो थे R.H. व्हाइटेकर के द्वारा। उन्होंने मतलब पादप जो जगत था उनसे मतलब जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीव थे उनका एक नया वर्ग बनाया, नया जगत बनाया, जिसका नाम रखा फंजाई या कवक जगत। समझ लो? तो ये 5 जगत जो अवधारणा 4 से 5 बनी, जिनको देने वाले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ये तो पंचजगत पद्धति, और ये देने वाले थे R.H. व्हाइटेकर 1969। याद रखना बेटा, इसके अंदर फर्स्ट था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, थर्ड है कवक या फंजाई कवक, चौथा है पादप और 5वां है जंतु। ओके, ये 5 जगत उनके द्वारा दिए गए। अब इन 5 जगत के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम। अब ध्यान रखना बेटा, ये 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम किन के द्वारा दिए गए, कौन कौन से किंगडम इसके अंदर आते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, एग्जाम के अंदर सवाल मिलेंगे। ओके, साथ साथ में पढ़ते भी रहें, और फिर भी कोई समस्या है तो आप डाउट क्लास के अंदर लेके आ सकते हैं। ओके, इसके बाद में देखो हाँ 5, अब जो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे ना, तो अब आगे चल करके ये जो मोनेरा किंगडम है, इस मोनेरा किंगडम को भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है। तो कहने का मतलब 6 किंगडम सिस्टम भी आ गया है, लेकिन अपनी बुक के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से अपने को 5 किंगडम सिस्टम ही पढ़ने हैं। जो हायर क्लास में पढ़ोगे क्योंकि उसके अंदर और ऐड होते जाएंगे। समझ रहे हो? 2 किंगडम सिस्टम आया, 2 से 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम। अब इनके जीवों के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं ध्यान देना। 5 किंगडम सिस्टम के अंदर सबसे पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, पादप और जंतु। ये हिंदी में हो गए। ओके, अब ध्यान रखना बेटा, इनका सबसे पहला लक्षण है कोशिकीय प्रकार। कोशिकीय प्रकार के अंदर बात करूं तो ध्यान रखना, मोनेरा जो किंगडम होता है उनके जो जीव जंतु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक तो मालूम है क्या होते हैं, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर या तो न्यूक्लियस अस्पष्ट होता है
और कहने का मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। द सेल इन विच इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर या तो न्यूक्लियस अब्सेंट होगा या फिर अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट का मतलब केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है उनको कहेंगे यूकैरियोटिक। समझ रहे हो? तो मोनेरा जगत को तो रखा प्रोकैरियोट में, और जो प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु है, उनके अंदर सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं उपस्थित होती है, यूकैरियोटिक। समझ रहे हो? ये हिंदी में बोले इस तरीके से यूकैरियोटिक। ओके, इसके बाद में हाँ, इनकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इनके अंदर होती है नॉन सेलुलोजिक, मतलब सेलुलोज रहित, सेलुलोज रहित। सेलुलोज रहित किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड की। किसकी बनी हुई होगी? पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, याद रखना बेटा, पॉलीसैकेराइड और अमीनो अम्ल। और इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है कुछ में उपस्थित, कुछ में उपस्थित, इनके अंदर उपस्थित होती है कोशिका भित्ति उपस्थित, और किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। ध्यान रखना, काइटिन की बनी हुई होती है। इसके बाद देखें पादप के अंदर उपस्थित होती है, और किसकी बनी हुई होगी? सेलुलोज की, सेलुलोज की। और इनके अंदर होती है अनुपस्थित, जीव जंतुओं में अनुपस्थित। ओके, इसके बाद में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली अब प्रोकैरियोट है तो उनके अंदर तो अनुपस्थित होगी, और बाकी सभी के अंदर उपस्थित होती है। प्रेजेंट, उपस्थित, 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 समझ रहे हो? उपस्थित, इस तरीके से। इसके बाद में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी जो काय संरचना है, शारीरिक की काय संगठन, मतलब बॉडी एक कोशिक है या बहुकोशिक है। अब ये जैसे ये एक कोशिक होते हैं, एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय, और जो फंजाई जो होती है ये ध्यान रखना मल्टी सेलुलर या बहुकोशिक, बहुकोशिक, बहुकोशिक। और लूज टिश्यू कहने का मतलब उत्तक होते हैं वो अदृढ़ होते हैं। इसके अंदर उत्तक एवं अंग, अंग मिलकर के बहुकोशिक होते हैं ये भी, और उत्तक और अंग बनाते हैं। इसके अंदर उत्तक, अंग और अंग तंत्र, समझ रहे हो? इस तरीके से मतलब ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण विधि। पोषण विधि के अंदर ध्यान रखना बेटा, ये ऑटोट्रोपिक का मतलब स्वपोषी होते हैं, समझ रहे हो? रसायन संश्लेषी। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे मोनेरा के अंदर ये ऑटोट्रोपिक स्वपोषी, मतलब रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी भी होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर ये स्वपोषी और परपोषी, ये स्वपोषी के अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कवक हमेशा परपोषी होती है, और ये मृतजीवी या परजीवी है। पादप स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और जंतु की बात करें तो जंतु हमेशा हेटेरोट्रोपिक या परपोषी होंगे। ओके, इसके बाद में इसका लास्ट टॉपिक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा, हाँ, रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखना बेटा, प्रजनन की विधि मोनेरा के अंदर संयुग्मन, प्रोटिस्टा के अंदर युग्मक संलयन और संयुग्मन, और फंजाई है ये पादप होते हैं, और जो जंतु उनके अंदर निषेचन के द्वारा ये जो है जनन की विधि देखने को मिलती है। ओके बेटा, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, और एक दो मैं होमवर्क डाल देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट है जैसे व्हाट इज टू किंगडम सिस्टम, द्विजगत पद्धति क्या है उसके बारे में बताना है। और अगला है हु प्रोपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम, पंच जगत पद्धति किसने प्रतिपादित की,
ओके, इसको वापस पढ़ना, फिर भी अगर कोई समस्या है, डाउट है तो उसको नोट डाउन कर लेना और डाउट क्लास के अंदर आप लेके आ सकते हैं। ओके, बाकी अपन जो है इसी को कंटिन्यू अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे और ये वापस पढ़ना, एग्ज़ाम में इसके जो है आपको 100% सवाल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।